morning students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture first I will teach you चोक कुंडली। देखिए चोक कुंडली जो है एक उपकरण है और ये एक डीसी का परिवर्तित उपकरण है। आप कह सकते हैं कि डीसी में आप धारा को परिवर्तित करने के लिए यूज करते थे रियोस्टेंट का। ऐसा सिंबल बना होता था, ऐसे यहां से सर्किट आया, ये सिंबल इसको कहते थे RH, या कहीं पर ऐसे सिंबल बना होता था इस प्रकार से, आप कहते थे धारा परिवर्तक रियोस्टेंट। तो जो हम डीसी में रियोस्टेंट यूज करते थे धारा को परिवर्तित करने के लिए, इसकी विशेषता क्या थी कि इसमें रेजिस्टेंस R हुआ करता था और ये R रेजिस्टेंस का मान हम घटाते बढ़ाते थे और धारा को परिवर्तित करते थे। जब हम रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देते थे, जैसे कि ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस वायर है और ये यहाँ पर टच कर रहा है, तो इस समय जो है रेजिस्टेंस वायर इतना लंबा है और जब R की लंबाई बढ़ेगी, R बराबर होता है रो L/A। जब तार की लंबाई ये बढ़ जाती थी तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता था। जब प्रतिरोध बढ़ जाता था तो धारा का मान अपने आप कम हो जाता था। और जब इसको ला करके आप बहुत आगे यहाँ टच करा दिए हैं, अब लंबाई तार की कम हो गई। जब लंबाई कम हो जाएगी तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा और प्रतिरोध जब कम होगा तो वैद्युत धारा का मान अपने आप बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध घटेगा तो वैद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो डीसी में एक उपकरण यूज होता था धारा परिवर्तक, जिसको हम रियोस्टेंट कहते थे, लेकिन इसकी विशेषता ये थी कि इसमें चूंकि हम रेजिस्टेंस वायर का यूज करते थे, तो जिस समय हम धारा को कम कर रहे होते थे तो प्रतिरोध को बढ़ाना होता था, यहाँ तक प्रतिरोध ले लिया। तो जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उस प्रतिरोध में क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। जहां पर रेजिस्टेंस होता है वहां पर एनर्जी लॉस हीट के रूप में जरूर होगा। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस हो जाती थी हीट एनर्जी के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा तो इससे अधिक वोल्टेज की होती है, तो अगर प्रत्यावर्ती धारा में हम इसको रेजिस्टेंट को यूज करेंगे तो एनर्जी लॉस बहुत अधिक होगा। ये रेजिस्टेंस वायर जो है गर्म होगा, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो इस वजह से एसी करंट में रेजिस्टेंट का यूज नहीं किया जा सकता और एसी में धारा को परिवर्तित करने के लिए चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि डिस्क धारा में धारा को परिवर्तित करने के लिए हम यूज करते थे रियोस्टेंट का, धारा परिवर्तक का, किंतु उसमें उष्मा के रूप में विद्युत की हानि अधिक होती थी, अतः प्रत्यावर्ती धारा में धारा परिवर्तित करने के लिए चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। ये जो रेगुलेटर फैन के देखते हो, रेगुलेटर जिससे फैन को स्लो धीरा और तेज करते हो, ठीक, तो वहां पर जो होता है क्या करते हो, इसको जब आप रिमोट करते हो तो वो धारा को ही परिवर्तित करता है, वो धारा को घटाता बढ़ाता है और फैन की स्पीड उसी से क्या होती है? कंट्रोल होती है। तो वो एसी करंट है तो उसमें क्या यूज होगा? चोक कुंडली यूज होगी, ठीक है। और अगर इसको यूज करेंगे तो एसी में उष्मा बहुत उत्पन्न होगी। तो अब देखिए चोक कुंडली फिर वर्क कैसे करता है, धारा को कैसे घटाता बढ़ाता है। देखिए पहली बात तो इसमें इसका सिद्धांत क्या है, ये एक कुंडली है और जब एक कुंडली है तो अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी कि स्वप्रेरण होगी? यहाँ पर स्वप्रेरण की घटना होती है। तो चोक कुंडली नंबर एक फर्स्ट पॉइंट ये है कि चोक कुंडली स्वप्रेरण की घटना पर आधारित युक्त है और इसका प्रयोग एसी धारा में वैद्युत धारा को के मान को घटाने बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, तांबे के मोटे तारों की एक कुंडली ली गई है। ये तांबे के मोटे तार क्यों ले गए? तार मोटे होंगे तो प्रतिरोध पहले से इसका कम होगा, ठीक है। प्रतिरोध पहले से इस कुंडली का कम है क्योंकि तार मोटे हैं। आप ये जानते हैं, ये फार्मूला से सब कुछ चलता है, रो L/A। यहाँ पर तार अगर मोटे हो गए अर्थात तार का क्षेत्रफल अधिक हो गया तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लॉन्ग लाइन सप्लाई होती है उसमें मोटे तार क्यों लिए जाते हैं? जिससे उनका प्रतिरोध कम हो, ठीक है, प्रतिरोध कम करने के लिए। तो यहाँ पर मोटे तार दिए गए तांबे की, जिससे प्रतिरोध इनका पहले से ही कम है। ये एसी करंट यहाँ पर जोड़ा गया, इसके अंदर एक नर्म लोहे की रॉड पड़ी है, टोटल वर्क यही करेगी। इसी के द्वारा अंदर और बाहर खिसका करके हम वैद्युत धारा को परिवर्तित करते हैं। अब इस रॉड को कोई पकड़ के थोड़ी खिसकाएगा, खिसकाने की एक जो फिजिकल डिवाइस आगे से बाहर से सेट होगी। तो हम क्या करते हैं, देखो इसकी प्रोसेस क्या है कि जब नर्म लोहे की रॉड को हम आगे पीछे इस कुंडली के अंदर खिसकाते हैं तो वैद्युत धारा में परिवर्तन होता है। किस आधार पे होता है? देखिए पूरी प्रोसेस। जब हम इसको अंदर खिसकाएंगे रॉड को तो इस पर फेरों की संख्या रॉड पर बढ़ेगी कि घटेगी? मान लीजिए इसको हमने बाहर खींच लिया, बिल्कुल यहाँ खींच के ले आए, तो फेरों की संख्या कम हो गई ना नर्म लोहे की रॉड पर। और जब इसको हम अंदर खिसका रहे हैं तो इस पर फेरों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्रियाविधि हम यहीं से शुरू करेंगे कि जब हम नर्म लोहे की रॉड को
कुंडली के अंदर खिसकाते हैं तो कुंडली पर फेरों की संख्या बढ़ती है। जब फेरों की संख्या n बढ़ जाएगी तो स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाएगा। जब स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा तो z बराबर √r² प्लस ओमेगा l²। आप जानते हैं यहाँ पर केवल प्रेरकत्व है और ओमी प्रतिरोध R है। ओमी प्रतिरोध R किसका है? इन तारों का, ठीक है, इन तारों का जो तार बने हुए हैं जितना भी कम से कम होगा। और L क्या है? इस कुंडली का, एक ही कुंडली है उसका स्वप्रेरकत्व है यहाँ पर, ठीक। ओमेगा तो जानते हैं कोणीय आवृत्त होती है। तो जब L का मान बढ़ जाएगा तो L का मान हम यहाँ पर जब बढ़ा हुआ मान रखेंगे तो Z का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और Z क्या है? परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा। तो जब पूरे परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो इसमें धारा का मान क्या होगा? घट जाएगा। तो जब हम रॉड को अंदर खिसकाते हैं फेरों की संख्या बढ़ जाती है, किस पर? क्रॉड पर। फेरों की संख्या बढ़ जाने से इस सूत्र के द्वारा आप देखेंगे अगर n बढ़ जाएगा तो L स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। जब स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा तो इस फार्मूले के द्वारा देखेंगे L का मान बढ़ जाने से Z का मान भी बढ़ जाएगा। Z का मान बढ़ जाएगा। ये क्या है? परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध है, संपूर्ण प्रतिबाधा है। जब संपूर्ण प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा परिपथ में तो धारा का मान अपने आप क्या होगा? घट जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट भी जब रॉड को आप बाहर खींच लेंगे नर्म लोहे की रॉड को तो यहाँ पर क्या होगा? फेरों की संख्या उस पर कम हो जाएगी, लिपटे हुए फेरों की संख्या। ये जो है आप ऐसे बना, बुक में जरा देखिए कि ये वाली प्रणालिका नहीं बनाई गई, ये तार लिपटे हुए हैं, उसी में इसको बता दिया यही रॉड है, आगे पीछे खिसकाई जा रही। तो फेरों की संख्या कम हो जाने से स्वप्रेरकत्व कम हो जाएगा। इस सूत्र से जब L कम हो जाएगा तो इसको कैलकुलेट करने पर Z का मान भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और उसमें जब प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिबाधा कम हो गई तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, बहुत सरल सी युक्ति है। आप जब प्रयोग प्रैक्टिकल करते हैं इसके तो प्रैक्टिकल में ज्यादातर स्टूडेंट इस फिगर को बना के ले जाते हैं। इसको समझाना बहुत ही इजी होता है। इसमें एग्जामिनर कितने क्वेश्चन पुट अप कर सकता है? बहुत ज्यादा नहीं। कि ये तार मोटा क्यों लिया जाता है? जिससे आर का मान, प्रतिरोध का मान कम हो जाए, ठीक है। और इसमें ये नर्म लोहे की रॉड जो है अंदर बाहर खिसकाने से इसको क्यों लिया गया, क्यों खिसकाया जा रहा है आगे पीछे, जिससे फेरों की संख्या परिवर्तित होगी। दूसरा एक और काम ये होता है कि जब नर्म लोहे की रॉड किसी कुंडली के अंदर रख दी जाती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण होता है वो बहुत प्रबल हो जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि नर्म लोहे की रॉड इसके अंदर क्यों रखी गई है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो पहले से भी अधिक प्रबल हो जाता है, बी का मान। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरे जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यही 8-10 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो चार्ट पर बच्चे अक्सर इसी को बना करके ले जाते हैं। अगर सिलेबस में है तो आप भी इसको बना सकते हैं ऐसे समझ करके। प्रोसेस समझ गया कि नहीं? समझ गया तो हम लिखवा दें इसको। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जानते सभी लोग हैं। ट्रांसफार्मर पावर हाउस में यूज होता है, आपके गांव के किनारे भी यूज होता है। ट्रांसफार्मर किस घटना पर आधारित है? अभी आपने पढ़ा चोक कुंडली, वो अन्योन्य स्वप्रेरण की घटना पर आधारित थी। देखिए ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां यूज होती हैं। ये 2 कुंडलियां बनी हुई हैं। तो जब 2 कुंडलियां यूज हो रही है तो यहाँ पर कौन सा प्रेरण होगा? अन्योन्य प्रेरण। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस होती है। तो अगर क्या ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, 1 नंबर पे क्वेश्चन, तो कहोगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आप यही ध्यान रखोगे जो भी युक्तियां पूछी जाए अगर वहां एक ही कुंडली में सारी प्रोसेस हो रही है तो स्वप्रेरण ही होगा। अगर 2 कुंडलियां हैं तो वहां अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी। अब ट्रांसफार्मर करता क्या है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को अप करता है और वोल्टेज को डाउन करता है। जहां पर वोल्टेज को अप करेगा, जहां पर वोल्टेज को अप करेगा वहां पर करंट अपने आप डाउन हो रहा होगा। जहां पर वोल्टेज को अप करेगा मतलब वोल्टेज को बढ़ाएगा, वहां पर करंट अपने आप कम हो रहा होगा। और जहां पर यह वोल्टेज को डाउन करेगा मतलब वोल्टेज को घटा रहा होगा, वहां धारा अपने आप बढ़ रही होगी। एक जैसे कि ये आपका पावर हाउस, यहां से पावर हाउस है, यहां पर एक ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, ठीक। तो पावर हाउस से जो सप्लाई भेजी गई, मान लीजिए यहाँ पर आप शांत रहे, तो यहां से मान लीजिए किसी भी गांव में यहाँ पर जब पहुंच रही है करंट, तो यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहां से ये आ रही है 11,000 वोल्ट। तो यहाँ पर जो एम्पियर होगा वो कम होगा, करंट का मान कम होगा। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचेगी गांव के ट्रांसफार्मर के पास, तो इस 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 220 वोल्ट। तो करंट को डाउन किया गया ना,
करंट को यहाँ पर डाउन किया गया है तो यहाँ पर एम्पियर का मान अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक, तो हमको अच्छा जरूरत ट्रांसफार्मर की क्यों पड़ी ये भी यहाँ पर जान लीजिए। ट्रांसफार्मर की क्यों जरूरत हमको पड़ी, जैसे कि मान लीजिए हमको 22 लाख या कुछ वोल्टेज, यहाँ पर समझिए एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रही है कितना वोल्टेज है 22,000 है, इसको चलिए आप 22 कितना करिए 2,20,000 हो गया। इतनी शक्ति भेजना है कहां से, मान लीजिए जहां पर विद्युत का उत्पादन हो रहा है वहां से इतनी शक्ति को भेजा जा रहा है। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या शामिल है, P बराबर होता है IV, P बराबर IV। तो मान लीजिए यहाँ पर V है और I है और कितना कितना है, V का मान है 22,0,0,0,0 और I का मान है 1। तो P बराबर IV, पावर हाउस से इतने वाट की शक्ति भेजी जानी है तो वो भेज रहे हैं 2,20,000 वोल्ट पर और एम्पियर कितना कर दिए हैं 1 कर दिए हैं। क्यों ऐसा किए हैं, जब बहुत लॉन्ग सप्लाई भेजना है, बहुत दूर को हमको इलेक्ट्रिक भेजना है तो करंट को कम कर देते हैं और वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। करंट को कम करने का कारण है H बराबर I² RT। अगर ये I का मान अधिक होगा तो इतनी लॉन्ग सप्लाई में विद्युत का लॉस हीट की एनर्जी के रूप में होगा। यदि करंट अधिक करके भेजेंगे तो इतनी लॉन्ग सप्लाई, मान लीजिए दिल्ली से लखनऊ को करंट आ रहा है, दिल्ली जो जहां भी उत्पादन हो रहा है विद्युत का, और बहुत दूर सप्लाई की जा रही है, तो अगर करंट का मान इसमें ज्यादा कर देंगे तो करंट अधिक होने से परिपथ में हीट अधिक उत्पन्न होगी और बीच में ही विद्युत का लॉस अधिक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और तार मोटे क्यों लेते हैं, इसलिए कि रेजिस्टेंस पहले से ही कम हो। जब रेजिस्टेंस कम होगा और आई भी कम कर दिया जाएगा तो उनमें हीट एनर्जी बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगी और विद्युत जितने वाट शक्ति भेजी गई इतने वाट शक्ति पहुंचेगी। तो मान लीजिए दिल्ली से सप्लाई भेजी गई, ठीक, अब इसको सिधौली पावर हाउस में लाया गया। ठीक है, मान लीजिए आपको पावर हाउस में लाया गया सिधौली के। ठीक है, तो अब यहाँ क्या किया गया, इसमें थोड़ा सा एम्पियर बढ़ा दिया गया, यहाँ पर थोड़ा सा एम्पियर बढ़ा दिया गया और वोल्टेज को और डाउन किया गया। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज को 11,000 किया गया है इतना, तो फिर एम्पियर कितना बचा होगा, एम्पियर कितना बचा होगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, जो ये आएगा देखिए कितने से 20 से ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना आ रहा ना। तो इतनी ही शक्ति यहाँ पर कितने वोल्ट कितने एम्पियर पर मिल रही है। जब आप दिल्ली से भेजा गया था तो एम्पियर 1 रखा गया था और वोल्टेज कितना रखा था 2,20,000 एम्पियर कम किया था, जिससे सिधौली तक आते आते कहीं हीट एनर्जी के रूप में विद्युत का लॉस ना हो जाए। अब इतनी शक्ति कहाँ पहुंची, सिधौली पावर हाउस में। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं बड़े बड़े से, उन ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि वोल्टेज को कम करके कर दिया 11 वोल्ट और करंट को बढ़ा के कर दिया 20 एम्पियर। ठीक है, अब भी देख लीजिए शक्ति कितनी है, उतनी ही है ना, शक्ति में कोई चेंज नहीं हुआ है, उतनी ही आ रही है सिधौली पावर हाउस में भी। अब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उन्होंने इसको इतने में कन्वर्ट किया और ये करंट अब सिधौली से कहाँ भेजा जाएगा, किसी गांव में भेजा जाएगा। किसी गांव में भेजा जाएगा, ये सब स्टेशन है। तो ये यहाँ से एम्पियर कितना आ रहा था 20 और वोल्टेज कितना आ रहा था 11। अब जब गांव के पास पहुंचा तो यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि इसका वोल्टेज और डाउन कर दिया। तो इसका वोल्टेज अगर कर दिया है इतना, ये इसका वोल्टेज कर दिया इतना, तो अब करंट कितना बचा होगा, करंट कितना होना चाहिए इसका, देख लीजिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देखिए 50 हो जाएगा, क्या सही है, 2 0 ये हो जाएंगे, अब सही है, 22 × 110 हो जाएगा। हाँ, तो देख लीजिए शक्ति कितनी फिर से बन रही, वही ये इतनी बनेगी, नहीं इतनी नहीं बनेगी। आप ये देखिए शक्ति इतनी बन रही है अभी कि नहीं बन रही, नहीं बन रही इतना शक्ति अभी, इतनी शक्ति यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया था तो इतनी ही आई थी कि नहीं आई थी, पावर इसको कैलकुलेशन आपने किया तो इतनी आई थी, इससे कुछ कम आई थी, इतना करना था तब इतनी आ गई। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इतना आ रहा ना, तो शक्ति यहाँ पर आई थी, यहाँ पर तो V और I का प्रोडक्ट किया तो कितना, इतना ही था ना। अब ये यहाँ पर आई तो वोल्टेज को और डाउन किया, वोल्टेज डाउन करके 11,000 किया तो एम्पियर बढ़ाकर कितना करना पड़ा, 200 करना पड़ा। अब यहाँ पर जब गांव के पास पहुंची तो वोल्टेज को और डाउन करके, वोल्टेज को डाउन करके कितना किया 220 वोल्ट किया, तो करंट को बढ़ा करके 1000 एम्पियर करना पड़ा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो पावर है, शक्ति यहाँ से जो चली थी वही गांव तक
पहुंच रही है, बस उसमें किया क्या जा रहा है, वोल्टेज और करंट में चेंज किया जा रहा है। तो जो वोल्टेज और करंट में चेंज किया जा रहा है, इसके लिए इसका काम कौन करेगा, ट्रांसफार्मर करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को जब अप करेगा तो वहां पर करंट डाउन होता जाएगा, अगर करंट को अप करेगा तो वोल्टेज डाउन होता जाएगा। देखिए यहां से जाकर के धीरे धीरे क्या हुआ, वोल्टेज डाउन हुआ है ना, वोल्टेज डाउन हुआ है, उतना ही करंट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, और ये क्यों करते हैं, इसका रीजन अगर पूछोगे तो जहां पर हमको दूर सप्लाई भेजनी होती है वहां पर क्या करते हैं, करंट को कम कर देते हैं और वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। करंट को कम इसलिए कर देते हैं जिससे विद्युत का लॉस हीट एनर्जी के रूप में ना हो। और जब गांव के किनारे लाइट पहुंचती है तो वहां पर एम्पियर को बढ़ा देते हैं और वोल्टेज को डाउन कर देते हैं। एक रीजन ये भी है, जो एम्पियर होता है, करंट होता है, ये आपको संकेत देता है, मतलब आपको झटका लगता है। पहले जहां पर एम्पियर ज्यादा होगा वहां पर आपको पहले इन्फॉर्म करेगा, मतलब आपको पहले झटका लगेगा, और वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो झटका नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट जलाए जाएंगे। तो यहाँ पर गांव में क्या जरूरत है कि पहले संकेत दे आपको, अगर आप टच कर लेते हैं तो एम्पियर अधिक होने के कारण पहले आपको क्या लगता है, झटका, और आप दूर खड़े हो जाते हैं। ठीक, ये तो हो गई इसकी पूरी भूमिका कि ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है, ट्रांसफार्मर का यूज हम क्यों कर रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार के, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, यहां पर लिख दिया जाए स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई, और नंबर 2 हो गया अपचाई, इसको स्टेप अप कहते हैं, स्टेप अप, और ये स्टेप डाउन हो जाएगा। अब ये सब मिटा दें इसको, इसमें जो भी समझाना था मैंने सब कुछ समझा दिया है। अब अगर इसकी उल्टा प्रोसेस करेंगे, देखो अब यहाँ से कौन सा ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, स्टेप डाउन, वोल्टेज कम हुआ ना, स्टेप डाउन, वोल्टेज कम हुआ, स्टेप डाउन, वोल्टेज कम होता जा रहा है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, स्टेप डाउन। अगर हमको स्टेप अप करने की जरूरत, वोल्टेज अप करने की जरूरत है, तो हम वहां पर क्या करें, अब हमको स्टेप अप करने की जरूरत पड़ती कहाँ है, जहां पर हमको लॉन्ग सप्लाई भेजना है तो हम क्या करते हैं, उसी शक्ति को वोल्टेज बढ़ा के भेजते हैं, वोल्टेज बढ़ा के भेजते हैं और एम्पियर को घटा के भेजते हैं, तो वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये सदैव कहाँ यूज होगा, जहां लॉन्ग सप्लाई भेजनी होगी कहीं दूर को, पावर हाउस वगैरह में। ठीक, और स्टेप डाउन कहाँ पर यूज होगा, गांव के किनारे, जहां पर वोल्टेज को कम करते हैं और एम्पियर को बढ़ा देते हैं। तो ये फिगर हम बता रहे हैं। आप अपने मेन टॉपिक पे आइए, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो नंबर 1, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। दूसरा पॉइंट, ट्रांसफार्मर का वर्क क्या, फंक्शन क्या है। ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब ये तो साथ में जुड़ा ही रहेगा कि अगर वोल्टेज अप कर रहा है तो करंट क्या होगा, डाउन होगा, अगर करंट को अप कर रहा है तो वोल्टेज डाउन होगा। तो इस आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ ऊंचाई, एक हुआ अपचाई। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को, इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर ये जो होता है ये लो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किसमें, ऊंचाई अप, हाई वोल्टेज में, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई करंट को लो करंट में। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर, ऊंचाई का मतलब स्टेप अप, इंग्लिश में नाम याद रखिए, आपको पता है अप मतलब वोल्टेज को अप करना, बढ़ाना। यह ट्रांसफार्मर लघु वोल्टेज को दीर्घ वोल्टेज में, या हम कहें कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वैद्युत धारा को निम्न वैद्युत धारा में परिवर्तित करता है। दोनों साथ में बोलोगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो कि निर्बल करंट को सबल करंट में, या उच्च का कई वर्ड बोले जाते हैं, निम्न, उच्च, निर्बल, दुर्बल, बहुत सारे शब्द यूज किए जाते हैं। तो आप कहोगे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई करंट को लो करंट में परिवर्तित करता है। ठीक, अपचाई, अब इसके उल्टा प्रोसेस हो जाएगी अपचाई की, ये हो गया स्टेप अप, स्टेप अप हो गया। और स्टेप डाउन, स्टेप डाउन के लिए क्या होगा, देखो इसका अपोजिट, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, ठीक, और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करें। जो स्टेप डाउन होता है ये डाउन किसको करता है, वोल्टेज को, वोल्टेज को डाउन करता है, अर्थात
उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में तथा निम्न करंट को उच्च करंट में बदलता है। अब इनको लिखवाते कैसे हैं और पढ़ा कैसे जाएगा, देखो एक साथ दोनों को बोलेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज निम्न वोल्टेज की उच्च धारा को, ऐसे बोलेंगे एक साथ इधर का उधर का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज की उच्च धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न धारा में बदलता है। इसको कैसे बोलेंगे स्टेप डाउन को, या उच्च वोल्टेज की निम्न धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च धारा में बदलता है। ठीक है, तो ये ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर हो गए दो प्रकार के। आपके लिए ऐसे याद रखेंगे कि वोल्टेज अप करेगा तो वो स्टेप अप होगा, वोल्टेज को डाउन कर रहा है तो वो होगा, आप जानते हैं जहां वोल्टेज अप होगा वहां करंट अपने आप डाउन हो जाएगा। ठीक, इनके बारे में लिख लेंगे। अब देखिए ट्रांसफार्मर की संरचना को समझिए। इसमें देखिए एक ही क्रॉड पर लिपटी हुई दो कुंडलियां होती हैं। ये एक ही क्रॉड है। क्रॉड कैसे बनाई गई है, इसमें नर्म लोहे की जो है अगर चाहते तो एक पूरा इस प्रकार का टुकड़ा रख देते और उस पर उस टुकड़े पर आमने सामने यहाँ पर कॉइल को कुंडलियों को लपेट देते। लेकिन टुकड़ा पूरा क्यों नहीं रखा गया, अगर एक समूचा पूरा टुकड़ा रखा जाएगा तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। हमने बताया था पिछले चैप्टर में भंवर धाराएं क्या होती है। अगर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा अभी जब इसको एसी करंट से जोड़ेंगे, तो अगर ये पूरा एक नर्म लोहे का टुकड़ा रखा होगा तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और ये गर्म होगा, रक्त तप्त हो जाएगा, लाल हो जाएगा, जैसे हीटर की जो है कॉइल लाल हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक टुकड़ा पूरा नहीं रखा गया, उस टुकड़े को पतली पतली तरासों में काट लिया गया, जैसे आपकी बुक के पन्ने होते हैं, पतली पतली चादर के रूप में काट लिया गया। किस आकार में काटा गया, ये आकार, ये आकार, बीच में क्या है, खोखला भाग है और ये केवल धातु लगी हुई है यहाँ पर। इस प्रकार की कई पतली पतली तरासों में काट करके उसका एक ढेर बनाया गया, जैसे कि आप उसमें किसमें माइट्रोकार्डियम पढ़ते हैं, ग्रेना का ढेर लगा होता है। कहाँ पढ़ते हैं इसको, ग्रेना कहाँ होता है, हमें नहीं पता कहाँ होता है, तुम लोग जानो कहाँ होता है, वही ढेर लगा होता है सिक्कों का। जैसे सिक्कों का एक ढेर लगा दिया जाए वैसे ही इसमें इन चकतियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और एक विशेष विधि द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया जाता है तार के द्वारा। अब ये जब एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है तो इनके बीच कुछ अलग पदार्थ होता है, ये एक दूसरे को संपर्क में नहीं आते, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। अगर टच करेंगी तो फिर इनको अलग अलग चकतियों में करने का फायदा ही क्या रहा। तो ये अलग अलग होती हैं, इनको विशेष विधि द्वारा एक दूसरे से केवल एक तार के द्वारा टच करा दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब ये बहुत सारी पत्तियां ऐसे एक दूसरे तार से जोड़ दी जाती हैं तो अब इसमें बन जाता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। और जब श्रेणी क्रम संयोजन में बहुत सारी इस प्रकार की धातु की चकतियां लगी होंगी तो इसका पूरा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। हर एक चकती का जो प्रतिरोध होगा R1, R2, R3, अगर 100 पत्तियां रखी एक दूसरे के ऊपर तो 100 का एक साथ जुड़ेगा तो प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा, बहुत उच्च हो जाएगा। और जब इस क्रॉड का प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाएगा तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि धारा को कंट्रोल कौन करता है, वैद्युत धारा को कंट्रोल कौन करता है, ये देखो प्रतिरोध को कंट्रोल करता है। तो ये जो लाइनें खींची हैं ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर ढेर लगी हुई ये नर्म लोहे की क्रॉड की पत्तियां हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये एक ढेर जैसे बना करके यहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल इसको बोलते हैं, एक कुंडली लिपटी होती है प्राइमरी कॉइल, और ये सेकेंडरी कॉइल इसको हम बोल रहे हैं, दो कुंडलियां होती हैं आमने सामने लिपटी होती हैं। एक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है लेकिन तांबे का तार मोटा होता है, और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और ये जो तांबे का तार लिपटा हुआ है ये क्या होता है, पतला होता है। तो ट्रांसफार्मर एक नर्म लोहे की क्रॉड पर लिपटी हुई दो आमने सामने कुंडलियां होती हैं। इसमें एक कुंडली कम फेरों वाली तथा तांबे के मोटे तारों से बनी होती है, एक कुंडली जो होती है वो अधिक फेरों वाले तांबे के पतले तारों से बनी होती है। अब इसमें जिस प्रकार से यूज करना है, अगर हमको ऊंचाई ट्रांसफार्मर की तरह इसको यूज करना है तो इधर से हम करंट को देंगे एसी और अधिक फेरों तरफ से हम एसी करंट को निकालेंगे। अगर जिधर से करंट इसमें इंटर कर रहा है, इनपुट हो रहा है, अगर वो कुंडली कम फेरों वाली है और ये जिधर से एसी करंट निकल रहा है ये अधिक फेरों वाली है, तो ये जो ट्रांसफार्मर वर्क करेगा इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा, अर्थात निकलने वाला वोल्टेज अधिक होगा। और अगर इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं कि इधर से इनपुट दें, अधिक फेरे जिधर इधर से हम इनपुट दें और जिधर कम फेरे हैं इधर से आउटपुट लें, तो यही ट्रांसफार्मर जो होगा स्टेप डाउन की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो अगर आप एक ट्रांसफार्मर पढ़ लेते हैं स्टेप अप,
ठीक। तो स्टेप डाउन अपने आप समझ जाएंगे कि क्या उसमें प्रोसेस हो रही होगी। ठीक। तो इसकी संरचना ये होती है, संरचना में कुछ भी खास नहीं है, केवल ये नर्म लोहे की रॉड की जो तरासें हैं एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, एक विशेष विधि द्वारा जोड़ी गई हैं जिससे उसका तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाए, और आमने सामने दो कुंडलियां लपेटी गई हैं। एक कुंडली कम फेरों वाली तथा मोटे तांबे के तारों की होती है, एक अधिक फेरों वाली तथा तांबे के पतले तारों वाली होती है। और ये जो कुंडलियां लिपटी हैं ये क्रॉड को टच नहीं कर रही हैं, क्रॉड के ऊपर कोई कुचालक पदार्थ पहले लिपटा हुआ है तब ये कुंडलियां लिपटी हुई हैं। अगर ये इसमें टच करेंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ये कुंडली जो लिपटी है, ये वाली कुंडली ये लिपटी तो है नर्म लोहे की क्रॉड के ऊपर, लेकिन उस क्रॉड को कहीं भी ये टच नहीं कर रही है, कोई बीच में कुचालक पदार्थ लगा करके लपेटी गई है। ठीक। अब जब पूरी प्रोसेस अभी क्रियाविधि समझोगे तो समझ जाओगे कुचालक पदार्थ क्यों लगाया गया है, यहाँ क्यों लगाया गया है, अर्थात इसका संपर्क इससे बिल्कुल नहीं है। अगर इसका इससे संपर्क हो जाएगा तो एसी करंट में शॉर्ट सर्किट बन जाएगा और पीछे एसी जो परिपथ ध्वस्त हो जाएगा, परिपथ ही जल जाएगा। शॉर्ट सर्किट मींस न्यूट्रल और फेज आया एक दूसरे में टच कर गया, यहाँ भी न्यूट्रल फेज एक दूसरे में टच करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट ही बन जाएगा, इसमें कोई और प्रोसेस ही नहीं होगी। तो अब क्रियाविधि इसकी नेक्स्ट समझेंगे, प्रोसेस क्या होती है, कैसे ये क्रिया करता है, और संरचना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर की एक जो है संरचना है, यहाँ पर दो कुंडलियां हैं, ये कम फेरों वाली है और मोटे तांबे के तारों से बनी होती है। इसमें फेरों की संख्या हमने कम बनाया है, 2 ही बनाया हुआ है। ये अधिक फेरों वाली है, फेरे इसमें अधिक होते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं, और यहाँ पर जो तार होता है वो पतला होता है। तो यहाँ पर हम इसको प्राइमरी कॉइल कर रहे हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये जो है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करेगा। तो एक हम तुमको समझा रहे हैं, दूसरा आप समझ जाएंगे इसमें इसकी उल्टी प्रोसेस। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर ये है स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को क्या करेगा, अप करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर ये वोल्टेज को बढ़ा करके भेजेगा, मान लीजिए 11,000 वोल्टेज को कर रहा है। ये स्टेप अप क्यों कर रहा है, इसके लिए केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल है फेरों की संख्या। यहाँ पर फेरों की संख्या कम है, यहाँ पर अधिक है। अगर हम इसको उल्टा इधर से कनेक्ट कर दें, यहाँ से हम क्या करें, करंट को इनपुट कर रहे हैं, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से हमको आउटपुट प्राप्त हो रहा है। इनपुट आउटपुट तो समझ रहे हैं। अगर हम भी इस प्रोसेस को उल्टा कर दें कि हम इधर से इनपुट दें जिधर अधिक फेरे हैं, और इधर से आउटपुट प्राप्त करें जिधर कम फेरे हैं, तो ये उल्टा काम करने लगेगा। अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ये वर्क करने लगेगा। तो हम पहले उच्चाई ट्रांसफार्मर आपको समझाने जा रहे हैं, और इसी ट्रांसफार्मर से आप दूसरा ट्रांसफार्मर भी समझ जाएंगे, वो हम लिखवाएं या न लिखवाएं समझ जाओगे। देखिए प्रोसेस क्या होती है कि जब प्राथमिक कुंडली में कम वोल्टेज की उच्च धारा, जब वोल्टेज कम है तो धारा यहाँ क्या होगी, उच्च होगी। जब प्राथमिक कुंडली में कम वोल्टेज की उच्च धारा को, उच्च प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो आप जानते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रोसेस होती है, चलने की का तरीका होता है वो ये होता है, ये एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। तो ये जो कुंडली है इसमें चलने की प्रोसेस इसकी ऐसे होगी, ये इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा इसमें चलेगी, अर्थात इसकी जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होगी। और डायरेक्शन अगर ये कहें कि ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी, इस 220 वोल्ट की अगर कहें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में ये कितने कंपन पूरे कर रही है, 50 कंपन पूरे कर रही है। तो 50 बार ये नेगेटिव होगी और 50 बार पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है ये 1 सेकंड में 50 टाइम्स ऐसे ऐसे अपना कंपन पूरा कर रही है। तो जब बार बार इसकी डायरेक्शन बदलेगी, तो डायरेक्शन बदल जाने से इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी। आपको पढ़ा चुके हैं, किसी भी जब कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, डीसी की बात अगर करें या एसी की बात करें, तो इसमें ये कुंडली जो होती है हमारी परिनालिका होती है, ये एक मैग्नेट के भांति व्यवहार करने लगती है। पीछे भी पढ़ा चुके हैं। जिस साइड में वैद्युत धारा की दिशा हम देखते हैं क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुइयों की दिशा में, उधर साउथ पोल प्रोड्यूस होता है, और जिस साइड से देखने से एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है उधर हमारा नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर ये परिनालिका जो है, कुंडली जो है, इसमें जब वैद्युत धारा एक दिशा में होगी
तो नॉर्थ पोल अगर इधर बना, साउथ इधर बना है, तो जैसे ही वैद्युत धारा की दिशा बदलेगी तो ये नॉर्थ साउथ पोल क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये 50 हर्ट्ज की है तो 1 सेकंड में 50 बार ये नॉर्थ साउथ पोल क्या होंगे, चेंज होंगे। जब ये पोल परिवर्तित होंगे तो इसका मतलब इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा। समझ पाए बात को कि वैद्युत धारा नहीं बदली जा रही है, वैद्युत धारा वही आ रही है। वहां पर डीसी करंट हम पढ़ा रहे थे, जब अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण पढ़ा रहे थे तो वह डीसी करंट था, और डीसी करंट में धारा की दिशा सदैव एक ही रहती है। तो उसको परिवर्तित करने के लिए हमने रियोस्टेट यूज किया था, धारा परिवर्तक, उसके द्वारा हम धारा के मान में परिवर्तन करते थे, तब स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण की घटना होती थी। यहाँ पर हमें धारा के मान में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, कोई रियोस्टेट नहीं जुड़ा है, क्योंकि यहाँ कौन सा करंट ले रहे हैं, एसी करंट ले रहे हैं, वो स्वयं ही उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है अपने आप। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बदल रही है लगातार, और डायरेक्शन बदलने के कारण यहाँ जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। और आप ये जानते हैं जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा होगा तो उससे किसमें परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मान लीजिए डेल्टा टी समय तक ये वर्क कर रही है तो डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा तो इसमें एक वैद्युत वाहक बल आ गया जिसको हम कहेंगे ईपी, और यहाँ फेरों की संख्या ले लीजिए एनपी। ये फैराडे के प्रथम नियमानुसार कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल अवश्य होगा, और वो मान लीजिए ईपी है, और यहाँ पर फेरों की संख्या तो एन मैंने माना है, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा। तो क्या प्रोसेस हुई, इधर प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके प्रत्येक चक्र मतलब एक दिशा में होगा, दूसरा दूसरी दिशा में होगा। प्रत्येक चक्र के कारण यहाँ पर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण यहाँ पर एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। यह चुंबकीय फ्लक्स माना प्राथमिक कुंडली में डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा टी है, जिसके कारण उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल ईपी बराबर इतना है। ठीक, तो यहाँ पर एक फ्लक्स उत्पन्न हुआ, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब दूसरी कुंडली जो है वो इसी क्रॉड पर लिपटी हुई है। अब बीच में हुआ क्या कि यहाँ से जो वैद्युत धारा आ रही थी वो वैद्युत धारा कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, क्योंकि इस क्रॉड और इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये कुंडली इससे कनेक्ट नहीं है। तो बीच में विद्युत ऊर्जा का होता क्या है कि यहाँ जो वैद्युत ऊर्जा थी वह वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात इसमें जो ऊर्जा है, इस क्रॉड में ऊर्जा है वो किस रूप में है, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में है। क्रॉड में जो ऊर्जा है वो चुंबकीय फ्लक्स के रूप में ऊर्जा है, अर्थात चुंबकीय ऊर्जा में है, और चुंबकीय फ्लक्स इस क्रॉड के जो इस भाग में होगा वही पूरे भाग में होगा। ये आर्मेचर जो रखी है ये किससे बनी है, पत्तियों से बनी है, ऊपर नीचे एक ढेर लगाया गया है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो यहाँ हो रहा होगा वही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ भी हो रहा होगा इस पूरी क्रॉड में। तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि दोनों कुंडलियां एक ही क्रॉड पर लिपटी हुई हैं, अर्थात दोनों कुंडलियों के साथ जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ हुआ था वही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो यहाँ भी वही होगा, डी फाई अपॉन डी टी। इसको बी लिखना है, यहाँ पर लिख लीजिए। लेकिन इसमें फेरों की संख्या अधिक है ना, तो यहाँ पर जो फेरों की संख्या अधिक है एनएस, तो जब अधिक फेरों की संख्या हम रखेंगे तो हमको ई फाई जो ईएस होगा वो ईपी से अधिक प्राप्त होगा। समझ पाए बात। तो यहाँ पर पूरी अब क्या होगा कि वोल्टेज अप हो गया ना, यहाँ पर कम वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हुआ था और यहाँ पर प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल अधिक उत्पन्न हो गया है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज निर्गत होगा वो भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो पूरी प्रोसेस क्या हुई एक बार आप समझिए कि जब प्राथमिक कुंडली में कम वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके विपरीत चक्रों के कारण या कहे प्रत्यावर्ती धारा के कारण, केवल बोल दीजिए, प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में पटलित क्रॉड को स्थित होने के कारण उसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होता है और फ्लक्स में परिवर्तन माना डी फाई बी अपॉन डी टी है। मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी टुकड़ा आता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भंवर धारा में भी हमने यही पढ़ाया था कि अगर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में कोई टुकड़ा आ जाएगा धातु का तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।
तो ये टुकड़ा जो है वो चुंबकीय फ्लक्स इसमें उत्पन्न हो जाता है। अब क्योंकि दोनों कुंडलियां एक ही क्रॉड पर लिपटी है तो जितना चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर होगा उतना चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में भी होगा। तो बीच में हुआ क्या कि जो यहाँ वैद्युत ऊर्जा थी इस क्रॉड में वैद्युत ऊर्जा के रूप में नहीं है, क्रॉड में किस रूप में वो ऊर्जा है, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सी ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा। बीच में जो होती है ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्योंकि दूसरी कुंडली उसी क्रॉड पर लिपटी है तो फ्लक्स में परिवर्तन तो समान होगा, किंतु इसमें फेरों की संख्या अधिक होने के कारण इसमें जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो प्राथमिक कुंडली से अधिक होगा। जब प्रेरित वैद्युत वाहक बल अधिक होगा तो जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज भी पहले के अपेक्षा अधिक होगा। तो हमारा ये स्टेप अप डिपेंड किस पर कर रहा है, पूर्ण रूप से फेरों की संख्या पर। दूसरी कुंडली में जितनी ही फेरों की संख्या अधिक होगी हमको वोल्टेज उतना ही अप करके मिलेगा, उतना ही वोल्टेज अधिक होकर के मिलेगा। अगर यहाँ पर 5 फेरे, यहाँ पर 500 फेरे हैं तो इसका मतलब वोल्टेज हमको 500 गुना प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं? इसे 220 था तो 220 का कितना गुना ये है, 220 का कितना गुना ये है, 50 गुना है ना, तो 50 गुना वोल्टेज हो गया। इसका मतलब इसमें अगर फेरे 5 होंगे तो इसमें फेरे इसमें अगर 100 है तो इसमें 500 फेरे होंगे, तभी तो 50 गुना हुआ। तो जितने गुना इसमें फेरों की संख्या होगी वोल्टेज को उतने गुना ये क्या कर देगा, अप कर देगा। अब यहाँ पर जो बार बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल रही है अर्थात परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको हम कहते हैं चुंबकन विचुंबकन। एक बार ये जो क्रॉड है चुंबकित होती है और फिर जब दूसरी दिशा में चुंबकित होती है तो उसको कहते हैं विचुंबकन। एक बार एक दिशा में चुंबकित होना और दूसरे राउंड में दूसरी दिशा में इसको चुंबकित होना, इसको कहते हैं चुंबकन और विचुंबकन की घटना। समझ पा रहे हैं इसको? एक बार मैं फिर से पूरा डिफाइन करके बस लिखवा दे रहा हूं। देखो क्या है, जब आर्मेचर की प्राथमिक कुंडली जिसमें कि फेरों की संख्या कम है एसी कम वोल्टेज के एसी करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसके विपरीत चक्रों के कारण यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे जो आर्मेचर है पटलित क्रॉड है ये चुंबकित और विचुंबकित होती है। एक बार एक दिशा में चुंबकित, एक बार दूसरी दिशा में चुंबकित और विचुंबकित होती है। इसके कारण यहाँ पर एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय फ्लक्स पूरी पटलित रॉड में एक समान होता है d∅v/dt, जिससे प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि दूसरी कुंडली भी इसी पटलित क्रॉड पर लिपटी होती है किंतु फेरों की संख्या पहली कुंडली की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात यहाँ भी फ्लक्स तो समान होता है किंतु जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इस फ्लक्स के कारण उसका मान अधिक हो जाता है। तो इससे जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है इसका मान भी प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा अधिक हो जाता है। और जो हमको आउटपुट मिलेगा वे फेरों पर ही डिपेंड करेगा। डायरेक्ट हम देख सकते हैं अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें EP/ES, ES को ऊपर रखते हैं, यहाँ पर क्यों रखते हैं अभी आगे बता रहे हैं, ES/EP इक्वल टू, तो यहाँ पर फेरों की संख्या हो जाएगी NS ΔΦB/ΔT, यहाँ हो जाएगी NP और ΔΦB/ΔT। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ES/EP इक्वल टू NS/NP। मतलब जो हमारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक प्रकार से किससे, फेरों की संख्या को। और ये जो हमको अनुपात प्राप्त होता है इसको R से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं परिणमन अनुपात। इसको परिणमन अनुपात कहते हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये थ्योरी भी 1 नंबर की बहुत पूछी जाती है। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात से आप क्या समझते हैं, ठीक, तो इसकी प्रोसेस समझा दिए हैं और ये परिणमन अनुपात साथ में आप लिख लेंगे। देखिए परिणमन अनुपात इसको केवल आप डिफाइन जो करेंगे वो कहां से, ये जो आपका निकला है ये परिणमन अनुपात ही है, ये पूरा इतना, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। अब क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। फिर जिस रेशियो में ES/EP होता है इन कुंडलियों में, उसी रेशियो में यहाँ पर जो वोल्टेज होता है आउटपुट और इनपुट उसका भी रेशियो सेम होता है, इसलिए ये तीनों परस्पर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लीजिए ट्रांसफार्मर रेशियो के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपको ट्रांसफार्मर की दक्षता। इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल ईटा आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में,
फर्स्ट ईयर में। ये सिंबल होता है ईटा एन जैसा बना करके, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखो ये होता क्या है, आउटपुट पावर। जो हमको आउटपुट पावर मिलेगी वो, और जो इनपुट पावर होगी उसका रेशियो जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। आउटपुट पावर मीन्स निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति, और यहां पर हो जाएगी निवेशी शक्ति। ये सब बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे बस सदैव के लिए यार। ये हो गई निर्गत शक्ति मीन्स आउटपुट पावर, और ये हो गई इनपुट पावर। अब पावर P बराबर होता क्या है, IV होता है। P बराबर IV हाई स्कूल में भी पढ़े हो, इंटर में भी पढ़ चुके होगे पीछे कहीं। तो P बराबर IV, अगर हमको आउटपुट पावर लेना है, PS लेना है, तो होगा IS और VS। P बराबर IV होता है तो IS और VS हो जाएगा। IS मीन सेकेंडरी कॉइल की करंट का करंट, और सेकेंडरी कॉइल में जो यहाँ पर वोल्टेज होगा। निवेशी शक्ति, इनपुट पावर जो होगी वो कितनी होगी, प्राथमिक कुंडली में जो करंट होगा वो, और प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज होगा उसको लेंगे। तो जो ये होता है, अच्छा अगर दक्षता 100% होगी तो दक्षता 100% होने का मतलब ये हुआ कि जितनी पावर इसमें इनपुट हो रही है उतनी ही पावर निकल रही है। मतलब यहाँ पर अगर 220 वोल्ट और 10 एम्पियर प्रवेश कर रहा है, कितना हो गई शक्ति, 2200। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर 2200 वोल्ट हो गया है तो एम्पियर 1 हो गया होगा, तो शक्ति तो बराबर है ना। अगर ऐसा होता है कि इनपुट शक्ति आउटपुट शक्ति दोनों बराबर बराबर हो, मीन्स यहाँ पर एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है, बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी के लॉस नहीं हो रहा है, तो जो दक्षता होगी उसका मान 1 आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं 100% दक्षता। 100% दक्षता का मतलब क्या हुआ, जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, बीच में एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं। लेकिन एनर्जी लॉस तो होना ही है क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक, तो दक्षता को डिफाइन तो हम ऐसे करते हैं कि निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर जितनी शक्ति निवेश कर रही हो, 2200 वाट शक्ति निवेश कर रही थी, वोल्टेज था 220 और करंट कितना था 10, और 2200 अगर हमें शक्ति नीचे भी प्राप्त हो रही निर्गत शक्ति, वोल्टेज क्या हो गया, अप हो गया है, कितना हो गया 220 से 2200, और करंट घट के 1 एम्पियर हो गया, तो शक्ति तो 2200 ही निकल रही है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है। कहने का मतलब अगर ईटा का मान 1 आता है तो क्षमता कितनी है, 100% है। तो इस कंडीशन में यदि ट्रांसफार्मर की, आज समाप्त हो जाएगा, यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है तो ईटा बराबर कितना होगा 1। ईटा बराबर 1 हो जाएगा। अब बातें कर लो सब लोग, तो खत्म बिल्कुल नहीं होगा। आज नहीं पढ़ाएंगे, कल कुछ नहीं पढ़ाएंगे, खत्म हो या ना खत्म हो तुम लोग समझ लो। इक्वल टू 1, अगर दक्षता 100% का है तो इसका मतलब ईटा बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अर्थात ये जो निर्गत शक्ति है IS VS किसके बराबर हो जाएगी, IP और VP इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से अगर हम निकालेंगे VS अपान VP तो बराबर आ जाएगा IP अपान IS। तो अब अगर हम परिणामन अनुपात निकालेंगे तो अभी आपने उसमें क्या लिखा था, NS अपान NP इक्वल टू ES अपान EP इक्वल टू, और क्या लिखा था VS अपान VP। अब VS अपान VP किसके इक्वल है, IP अपान IS। तो अब इसमें आ जाएगा IP ऊपर और IS नीचे। तो परिणामन अनुपात में सब सेकेंडरी कॉइल में ऊपर होते हैं, लेकिन करंट जो होती है वो प्राइमरी कॉइल की ऊपर होती है। यहाँ तक आप, ये मेन पार्ट हमको ये समझाना था। अगर दक्षता 100% होती है तो हमारा परिणामन अनुपात देखो, यहाँ तक तो S वाले सिंबल ऊपर है, यहाँ पर IP ऊपर आ जाता है। ठीक है, और दक्षता की परिभाषा यही है कि निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। अगर इसका मान 1 आ जाता है, इट मींस एनर्जी का लॉस यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है, और दक्षता जो है इसकी क्या है 100% आउटपुट देने की दक्षता है यहाँ पर।